हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग S5 के इकाई 1 को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो इकाई 1 में हम लोग को पढ़ना है, शारीरिक शिक्षा की समझ के बारे में जानना है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग शारीरिक शिक्षा क्या होती है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, शरीर को स्वस्थ रखने से है। शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शरीर को स्वस्थ रखने से है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा को पीटी भी कहते हैं, यानी जो आपका फिजिकल एजुकेशन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पीटी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द फिजिकल ट्रेनिंग का क्या है, संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ क्या होता है, शारीरिक प्रशिक्षण होता है। जो आपका पीटी शब्द है वो क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ क्या होता है, शारीरिक प्रशिक्षण होता है। अब हम इसका परिभाषा की बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा का परिभाषा क्या हो सकता है। तो इसमें लिखा गया है, शरीर को स्वस्थ रखने की शारीरिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने की शारीरिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से शारीरिक शिक्षा कहा जाता है, यानी कि अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका शामिल है, शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों के शारीरिक क्षमता के विकास का केंद्र में रखा जाता है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है, बच्चों के शारीरिक क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, केंद्र के रूप में मानते हैं, तथा उसमें ऐसी योग्यता विकसित किया जाता है जिसमें वे दैनिक गतिविधियों का आनंद निर्वाह कर सके। शारीरिक शिक्षा बच्चों में कई प्रकार के योग्यताओं एवं समानताओं का क्या करता है, विकास करता है। शारीरिक शिक्षा से क्या होता है, बच्चों का योग्यताओं एवं क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है, जो आगे चलकर खेलों में क्या होता है, बेहतर करने का प्रयास करता है। यानी कि जो बच्चे जैसे जैसे शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, क्या करते हैं, आगे जाकर खेल में अच्छा करते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे पॉइंट है हम लोग का, शारीरिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो आपका शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, वो क्या करता है, बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास तथा भावनात्मक विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ शारीरिक विकास तथा शिक्षा से है, जिसने व्यक्ति के शारीरिक अंगों तथा शरीर की शिक्षा का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, व्यक्ति का शारीरिक रूप से विकास होता है एवं शरीर के अंगों का भी विकास होता है। अब हम बात करते हैं एस लिंगर के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, एस लिंगर। उनके अनुसार क्या है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। इन्होंने क्या बोला है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा क्या होता है, संपादित होता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, जिसमें पहला पॉइंट है, बच्चों के शारीरिक विकारों को सुधार में लाने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता है, बच्चों के शारीरिक विकारों को सुधार में लाने के लिए शारीरिक शिक्षा की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दूसरा, शारीरिक शिक्षा बालकों में साहस, धैर्य, अनुशासन एवं सहनशीलता के गुणों का विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन जो आपका है क्या करता है, बच्चों में साहस लाता है, धैर्य देता है, अनुशासन लाता है एवं सहनशीलता की शक्ति का क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है तीसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, जो हमें शारीरिक शिक्षा से क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कि बॉडी को अच्छे ढंग से रखने के लिए हमें क्या करना होता है, व्यायाम करना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सुबह सुबह उठकर टहलना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करना होता है, ताकि हम क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। और ये सब हमें कहाँ से ज्ञान मिलता है, शारीरिक शिक्षा से ही ज्ञान ये सब मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चौथा, नौजवानों को शारीरिक रूप से सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि नौजवानों को अच्छे रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देना पड़ता है, ताकि वो बच्चे क्या रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा हेल्दी रहे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा क्या है, व्यक्ति के शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से क्या है, आवश्यक है।
नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा क्या जरूरी है। बच्चों के अंदर नेतृत्व की भावना हो, इसके लिए क्या करना होगा, हमें बच्चे को शारीरिक शिक्षा का भी क्या करना होगा, ज्ञान देना होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक शिक्षा क्या है जरूरी है। बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को स्वास्थ्य क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को शारीरिक शिक्षा देना काफ़ी जरूरी है, ताकि बच्चे का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से सभी तरह का क्या हो जाए, विकास उसका हो सके और हमेशा कैसे रहे, वो स्वस्थ रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों को शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना होगा। अब हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या क्या है। शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, इसमें पहला पॉइंट आपका है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से छात्रों का मनोरंजन होता है। क्या होता है, मनोरंजन होता है बच्चों को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से। नेक्स्ट का पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से सक्षम तथा समर्थ बनाती है। जो आपका शारीरिक शिक्षा क्या करता है, बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से तथा सामाजिक दृष्टि से सक्षम तथा क्या बनाता है, समर्थ बनाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाती है। जो आपका शारीरिक शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति के स्वस्थ बनाता है एवं निरोग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, छात्रों को सहनशील बनाती है। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है क्या करता है, छात्रों को सहनशील बनाती है। शरीर के विभिन्न अंगों को संतुलित विकास करती है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है, व्यक्ति का जो बॉडी होता है क्या करता है, अच्छे ढंग से विकास करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, छात्रों में नैतिक, सामाजिक तथा मानवीय गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, छात्रों में नियमितता आती है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान लेता है, क्या होता है, बच्चों में नियमितता के ज्ञान भी क्या होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शारीरिक व्यायाम से श्रम की क्षतिपूर्ति होती है। अब हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या टॉपिक हम लोग का, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका है, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। छात्रों को मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना है, इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। यानी कि जो आपका शारीरिक शिक्षा है उससे क्या करना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और खासकर मानसिक रूप से एवं बौद्धिक रूप से ज़्यादा विकास करना है, ताकि बच्चे सही से सोच सके, सही कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यह छात्रों को समाज के सहायक तत्व के रूप में तैयार करने का साधन है। ये क्या है, छात्रों को समाज के सहायक तत्व के रूप में तैयार करने का क्या है, एक साधन है, एक मीडियम है, जिसके द्वारा वह भविष्य में समाज के साथ क्या कर सके, समायोजन कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है तीसरा, इस शिक्षा द्वारा छात्रों को स्वस्थ रहने की कला एवं गुणवत्ता को समझाया जाता है। यानी जो आपका फिजिकल एजुकेशन है इसके द्वारा क्या करते हैं, बच्चों को स्वस्थ रहने की कला को सिखाया जाता है एवं गुणवत्ता को भी क्या करते हैं, हम लोग समझाते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। चौथा पॉइंट आपका है, यह शिक्षा छात्रों का भावनात्मक विकास करती है। यह उनके संवेगात्मक पहलुओं में क्या करता है, नियंत्रण लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पांचवा, यह शिक्षा छात्रों की मांसपेशियों का विकास करने हेतु प्रदान की जाती है। यह शिक्षा क्या करते हैं, हम लोग मांसपेशियों का विकास करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसकी सहायता से वह निरंतर क्रियाशील बने रहते हैं। यानी कि फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है, छात्रों में क्या होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, जिसके चलते वो क्या होता है, हमेशा निरंतर क्या होता है, वो क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा वो एक्टिव दिखेगा। तो ये आपके हो गया विशेषता, महत्व। आगे हम बात करेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव कैसे है। क्या है हम लोग का टॉपिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव कैसे है। तो स्वास्थ्य किसी बालक के संपूर्ण विकास के लिए क्या है, जरूरी निवेश है, और यह विशेष तौर पर उसके नामांकन, ठहराव और स्कूल के समापन को प्रभावित करता है। जो स्वास्थ्य क्या है, किसी बालक के संपूर्ण विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, और ये विशेष तौर पर क्या करता है, बच्चों के नामांकन के समय, उसके विद्यालय में रुकने के यानी ठहराव के समय और स्कूल के समापन को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह विषय क्षेत्र स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा को ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा और योग बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में योगदान करता है। जो बच्चा को जो फिजिकल एजुकेशन मिलता है उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में क्या होता है, योगदान मिलता है। आगे हम बात करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना क्या है, जरूरी है,
अगर हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, हमें शिक्षा पर भी पड़ेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो क्या कर सकता है, शिक्षा ग्रहण अच्छे से नहीं कर सकता है। उस पर क्या उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। वो बच्चा किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा, शिक्षा को भी सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। भावनात्मक स्वास्थ्य वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जो आपका भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में सोचता है और अपनी भावनाओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। किसी भी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपनी भावनाओं को स्वयं सकारात्मक रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर भावनात्मक रूप से क्या करना, स्वस्थ रहना है, तो क्या करना होगा, उसे हमेशा अपने पॉजिटिव माइंड में क्या करना होगा, भावनाओं के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखना होगा और उस पर नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करना चाहिए, ताकि कठिनाइयों को कैसे समाधान किया जाए इस पर क्या करना होगा, विचार करना होगा। यानी इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को जो भी कठिनाइयाँ उसे समाधान करने में क्या हो जाएगा, सहायता मिलेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य का अभिप्राय शारीरिक रूप से स्वस्थ होना एवं सभी बीमारियों से रहित होना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का क्या अभिप्राय है, हमेशा स्वस्थ रहना है एवं बीमारियों से क्या रहना है, दूर रहना है। इसमें शरीर के सभी बाहरी एवं आंतरिक अंगों का सुचारू रूप से क्या होता है, काम होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति का आकार, आयु एवं लिंग के अनुसार संतुलित आहार, गहरी नींद, शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम, रक्तदाब एवं शरीर का भार, सहनशीलता आदि सामान्य मानकों का क्या करना होगा, अनुसार रहना होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है शारीरिक रूप से, तो क्या करना होगा, उसे आकार, आयु एवं लिंग के अनुसार क्या करना होगा, अच्छी भोजन लेना होगा, गहरी नींद लेना होगा, शारीरिक गतिविधियों को भाग लेना होगा, व्यायाम करना होगा एवं शरीर के भार, सहनशीलता आदि के क्या करना होगा, अपने एज के अनुसार, अपने आयु के अनुसार क्या करना होगा, ढालना होगा, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और अपने काम को अच्छे ढंग से करते रहे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जब कोई व्यक्ति सभी मानसिक प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक एवं आसानी से करता है तो उसे संज्ञानात्मक रूप से स्वस्थ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने कार्य को मानसिक रूप से एवं कुशलतापूर्वक आसानी से कर लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह इंसान कैसा है, स्वस्थ है। इन सभी प्रक्रियाओं में नए विचार, उचित निर्णय एवं अपनी बात को अच्छे प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए भाषा का अच्छे से उपयोग करना है। अच्छा स्वास्थ्य शरीर और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि जो अच्छा स्वास्थ्य शरीर क्या होता है, उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ रहे परंतु वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। यानी कोई भी व्यक्ति और कितना भी रूप से, यानी कि शारीरिक रूप से कितना भी अच्छा रहे लेकिन वह मानसिक रूप से अच्छा नहीं है तो उसका क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप कैसे तैयार होगा। क्या है हम लोग का टॉपिक, प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का स्वरूप कैसे तैयार होगा। तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक शिक्षा से ही बालकों में कौशलों एवं अभिवृत्तियों का विकास उचित ढंग से होता है। जो आपका शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का कौशलों का विकास एवं अभिवृत्तियों का विकास कैसे होता है, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट का पॉइंट है छात्रों के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा का अहम भूमिका है। किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना होगा, बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो अच्छे से ज्ञान को लेंगे और अपने जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट का पॉइंट है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को दौड़ना, चढ़ना, फेंकना, रस्सी कूदना, भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाएँ कराई जाती है। यानी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत ही बच्चे से क्या करते हैं, हम लोग दौड़ लगवाते हैं, चढ़ने के लिए सिखाते हैं, कुछ चीज़ को फेंकने के लिए सिखाते हैं, रस्सी कूदना, यानी कि जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, वो सब क्या होता है, आपके शारीरिक शिक्षा में ही आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रत्येक बालक में दूसरे बालक से सामान्य रूप से क्या होता है, सभी पक्षों में भिन्न होते हैं। यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, हर पहलू में क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी बालक अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय से आते हैं। सभी की योग्यता, क्षमता अलग अलग होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी आपको वर्ग कक्ष में दिखेंगे।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अलग से हमें क्या करना होगा, सारी गतिविधियों कराना होगा ताकि बच्चे क्या हो सके, हमेशा स्वस्थ रहे। उसके अनुसार भी फिजिकल एक्टिविटी कराना होगा और शारीरिक शिक्षा भी देना होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अंततः सभी बालक को उसकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। यानी आप क्लास में गए हैं, अगर सभी विभिन्न धर्म के बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो आपको उन सभी को ध्यान में रखकर क्या करना है, शारीरिक शिक्षा देना है ताकि सभी बच्चे का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि बच्चे अपने कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सके एवं शिक्षा ग्रहण कर सके। इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को अगर शारीरिक शिक्षा सही से मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा, फिजिकल रूप से अपने कार्य को अच्छे ढंग से करेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा क्या हो जाएगा, तत्पर रहेगा। तो किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी वयस्क के लिए, किसी भी इंसान के लिए शारीरिक शिक्षा का महत्व काफ़ी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही हम अपने कुशल एवं अभिवृत्तियों का विकास कर लेते हैं और अपने माध्यम के द्वारा क्या करते हैं, अपने ज्ञान को शेयर करते हैं या फिर जो भी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिजिकल रूप से, स्वास्थ्य रूप से क्या करना होगा, हमें स्वस्थ रहना होगा। करेंगे S5 पेपर के इकाई 2 को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है खेल और खेलकूद के बारे में जानना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस यूनिट में कि खेल क्या होता है। ये आपका पहला पॉइंट है। तो खेल, यह शब्द ही एक प्रकार का आनंद है। जो खेल शब्द ही है वह सुनकर ही क्या होता है, हम लोग के मन में आनंद जागृत हो जाता है। वे सभी कार्य जिसे हम रुचिपूर्वक अपने मन से स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिसे हमें आनंद मिलता है, खेल कहलाता है। यानी जो खेल शब्द है, क्या है, खेल शब्द हम लोग सुनते ही क्या होता है, हम लोग के मन में आनंद क्या होता है, जागृत हो जाता है। वे सभी कार्य जिसे हम क्या करते हैं, रुचिपूर्वक अपने मन से स्वतंत्र रूप से करते हैं और जिससे क्या होता है, हमें आनंद मिलता है, वह क्या कहलाता है, आपका खेल कहलाता है। नेक्स्ट आगे इसमें है, खेल वह है जो खाली समय में अपने पसंद से खेलते हैं। खेल क्या है, खेल वह है जो हम लोग अपने खाली समय में अपने पसंद के अनुसार खेलते हैं। यह वह क्रिया है जो अपने आप में स्वतंत्र, उद्देश्यहीन और आनंदपूर्ण होती है। यानी जो खेल क्या है, खेल एक ऐसी क्रिया है जिससे क्या होता है, हम लोग अपने स्वतंत्र रूप से, उद्देश्यहीन और आनंद रूप से क्या करते हैं, खेलते हैं। तो खेल क्या है, एक स्वतंत्र रूप से खेलने वाला खेल है जिससे हमें क्या मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक के द्वारा खेल की कुछ परिभाषाएं है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गुलिक के अनुसार। किनके अनुसार, गुलिक के अनुसार, खेल वह क्रिया है जिसे हम अपनी इच्छा से करते हैं। खेल क्या है, खेल वह क्रिया है जिसे हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है काल्डवेल। काल्डवेल कुक के अनुसार क्या है, खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। किनके अनुसार, काल्डवेल कुक के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं खेल की विशेषताएं क्या क्या होती है। क्या हम लोग का पॉइंट्स, खेल की विशेषताएं। तो खेल आनंददायी होता है, खेल क्या होता है, स्वतंत्र होता है, खेल वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण होता है, खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है, खेल में प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, न कि परिणाम। नेक्स्ट आपका है, खेल कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बच्चे चंचल बनते हैं। यानी कि खेल द्वारा क्या होता है, बच्चे चंचल बनते हैं, बच्चों में स्फूर्ति आती है, बच्चों के लिए प्रेरणा का क्या है, स्रोत है। खेल क्या है, बच्चों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। तो क्या है, आपके खेल की विशेषताएं हैं। खेल से क्या होता है, बच्चों को आनंद मिलता है। खेल कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। खेल क्या होता है, वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण होता है। खेल से बच्चे क्या होते हैं, स्वप्रेरित होते हैं, यानी कि मोटिवेट होते हैं और स्वनिर्देशित होते हैं। खेल में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, कल्पनाशील और क्या होते हैं, बच्चे क्रिएटिविटी होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, चंचल बनते हैं, स्फूर्ति उनमें आती है और लास्ट में क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या होता है, प्रेरणा का भी जागृत होता है। तो ये सब क्या होता है, आपके खेल के विशेषताएं होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग का पॉइंट है खेल के विभिन्न प्रकार। खेल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपका पहला कौन सा है, रचनात्मक खेल। इस खेल में मिट्टी का खिलौना बनाना, लकड़ी का घर बनाना आदि इसके माध्यम से कल्पना का विकास होता है। यानी कि वैसा खेल जिसमें बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, लकड़ी के घर बनाते हैं, वह कैसा खेल कहलाएगा, आपका रचनात्मक खेल कहलाएगा। यानी बच्चे अपने रचना के अनुसार क्या करते हैं, खेल को नया नया ढंग से खेलने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका रचनात्मक खेल कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है कल्पनात्मक खेल। किसी भी प्रकार का अभिनय करना, जैसे नेता का, अभिनेता का आदि का। इस खेल से क्या होता है, बच्चे का कल्पना का विकास होता है। नेक्स्ट आपका है तीसरा नियमबद्ध खेल। क्या है तीसरा आपका, नियमबद्ध खेल। किसी भी प्रकार का खेल
जो एक नियम द्वारा खेला जाता हो क्या कहलाएगा? आपका नियमबद्ध खेल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में बहुत सारे नियम बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, ये सब कैसा खेल है? आपका नियमबद्ध खेल है। इसमें क्या है, सभी गेम में क्या है, इस सब में आपको नियम लागू होते हैं। कितने देर का खेल होगा, कितने खिलाड़ी खेलेंगे, मतलब किस तरह खिलाड़ी को आउट किया जाएगा, किस तरह खिलाड़ी को इन किया जाएगा, यानी कि ये सब कैसे होता है कि नियम के अनुसार चलता है। तो क्या कहलाएगा? आपका नियमबद्ध खेल कहलाएगा। नियमबद्ध खेल से संवेगात्मक विकास होता है। जो आपका नियमबद्ध खेल है उससे क्या होता है? बच्चों के अंदर संवेगात्मक विकास डेवलप होता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग का है सृजनात्मक खेल। इस प्रकार के खेल द्वारा कुछ नई बातों का विचार का विकास किया जाता है। यानी कि जो आपका सृजनात्मक खेल है उससे क्या होता है? बच्चों के अंदर नई बातों का विचार का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट आपका है खोजी खेल। क्या है आपका? खोजी खेल। खेल को अपने आनंद या रुचि द्वारा नवीन खेल खोजना जिसका नियम खुद से ही बनाया जाता हो क्या कहलाता है? आपका खोजी खेल कहलाता है। यानी कि वैसा खेल जो बच्चे अपने नवीन तकनीकों का प्रयोग करके खोजते हैं और खुद का एक नियम बना के खेलते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका खोजी खेल कहलाएगा। तो आपके खेल के बहुत सारे प्रकार हो गए। आगे हम लोग देखते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों में निम्न प्रकार का विकास होता है। खेल के माध्यम से क्या होता है? बच्चों में बहुत तरह के विकास होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो खेल के माध्यम से शारीरिक विकास होता है, बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास खेल के द्वारा होता है, सबके साथ खेलने से बच्चों का क्या होता है? सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास भी क्या होता है? खेल के द्वारा बच्चों को होता है, और लास्ट क्या आपका है? खेल के माध्यम से शिक्षा का भी विकास होता है। तो खेल क्या है? खेल एक प्रकार का ऐसा मतलब माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, यानी कि सभी तरह का विकास कैसे होता है? बच्चों को खेल के द्वारा ही होता है। तो खेल बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बच्चे को खेलने के लिए हमें क्या करना है? स्वतंत्रता देना है, ताकि बच्चे अच्छे से खेले और अपने आप को हमेशा फिट रखे, फिट महसूस करे। आगे देखते हैं हम लोग, खेल के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। तो आपका पहला क्या है? स्वास्थ्य। जिन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वह बच्चा हर प्रकार से अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी कि वैसा बच्चा जिसका शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा होता है, वो बच्चा क्या होता है? हर प्रकार से क्या होता है? क्रियाशील होता है। यानी कि सारे कामों को करने के लिए क्या होता है? हमेशा वो एक्टिव रहता है, तत्पर रहता है। तो बच्चे के जीवन में स्वास्थ्य क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर खेल के लिए स्वास्थ्य रहना काफ़ी जरूरी है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से खेलेंगे, अपने क्रियाशील को काफ़ी डेवलप कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिंग। एक आयु के बाद अर्थात बाल्यावस्था के बाद सामान्यतः बालक बालिकाओं का खेल अलग अलग हो जाता है जो उनकी रुचि को प्रभावित करता है। यानी कि लिंग क्या करते हैं? खेल को प्रभावित करते हैं। यानी कि बच्चा जब छोटे होते क्या करते हैं? यानी कि लड़का लड़की क्या करते हैं? साथ में खेलते हैं। यानी कि जो भी होते हैं घर में क्या होते हैं? सब कुछ साथ में खेलते हैं, अपने आस पड़ोस में भी सभी को क्या साथ में खेलते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा का एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है? खेलों का हम लोग बांट देते हैं कि ये गर्ल्स के लिए खेल है, ये बॉयज़ के लिए खेल है। तो इससे क्या होता है? बच्चों की रुचि को क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी कि लिंग के आधार पर खेल को बांटना क्या है? गलत बात है। हर खेल कोई भी खेल सकता है, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो खेल को मतलब बांटना नहीं चाहिए, सभी को एक साथ खेलने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आयु। क्या आपका पॉइंट? आयु यानी कि एज। बचपन में सभी बच्चे एक साथ खेलना क्या करते हैं? पसंद करते हैं एवं अपने घर के आसपास खेलते हैं, परंतु एक आयु के बाद वे अपने समूह के साथ खेलना पसंद करते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटे होते क्या करते हैं? साथ में खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ते जाता है क्या करते हैं? बच्चे अपने अपने समूह खोज लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में चले जाते हैं, वहाँ पे खेलना क्या करते हैं? चालू कर देते हैं। तो बच्चे का एज भी क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वातावरण। खेलने के लिए पर्याप्त जगह का होना क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि शारीरिक विकास के लिए खुले मैदान में खेलना काफ़ी आवश्यक है। यानी कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके उसके लिए क्या करना होगा? बच्चों को खुले मैदान में खेलना होगा, ताकि बच्चे सही ढंग से खेल सके और अपने क्रियात्मक ढंग को क्या कर सके? विकास कर सके। तो वातावरण का होना काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है समय। क्या आपका पॉइंट? नेक्स्ट समय। खेल के लिए उचित समय होता है। बच्चे किसी भी समय नहीं खेल सकते, अर्थात उनका दिनचर्या भी इसी के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि बच्चों को क्या करना होगा? खेल के लिए एक अलग समय बनाना होगा। खेल के लिए क्या करना होगा? बच्चों को सही समय पर खेलना होगा। ऐसा नहीं कि दिन भर आप पढ़ाई छोड़ के क्या करें? सिर्फ खेलते रहे, तो वैसे क्या हो जाएगा? आपका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा का सही विकास होना है तो बच्चों को क्या करना होगा? पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी समय निकालना होगा और सही से उसे अपने समय का क्या करना होगा? सदुपयोग करना होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है खेल सामग्री। जिस प्रकार का संसाधन होता है बच्चों का खेल भी उसी प्रकार का होता है।
यानी कि जैसे बच्चे होते हैं अपने आप घर में, समाज में, जैसे जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चों को क्या करना है, संसाधन भी उपलब्ध कराना है। अगर हम लोग जैसा संसाधन बच्चों को देंगे, उसका खेल भी वैसा ही डेवलप होगा। अर्थात खेल सामग्री का होना काफ़ी आवश्यक है। यानी बच्चों को खेल में अच्छा करवाना है तो हमें क्या करना होगा, बच्चों को खेल सामग्री काफ़ी मतलब उपलब्ध कराना होगा, सही ढंग से उपलब्ध कराना होगा, ताकि बच्चे उसका यूज कर सके और अपने खेल को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। तो बच्चों के जीवन में खेल सामग्री होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वो अपने खेल को क्या कर सके, डेवलप कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों के विविध खेल। यानी कि बच्चों के विविध कौन कौन सा खेल हो सकता है। आपका पहला है प्रयोगात्मक खेल। बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने अनुसार नए प्रकार का खेल खोजते हैं एवं प्रयोग करते हैं। यानी कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, एक तरह के वैज्ञानिक ही होते हैं। क्या करते हैं, खेल को क्या करते हैं, अपने अनुसार मतलब खोजते हैं और उसे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका है स्वाभाविक खेल। ऐसा खेल जिसे बच्चे अपने रुचि एवं बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के खेलते हैं, वह क्या कहलाएगा, आपका स्वाभाविक खेल कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है रचनात्मक खेल। खेल के माध्यम से कुछ विचार एवं नियम को खुद से बनाकर खेलना क्या कहलाएगा, आपका रचनात्मक खेल कहलाएगा। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, खेल के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ विचार एवं नियम को बनाते हैं और खुद से क्या करते हैं, खेलने का प्रयास करते हैं। तो वह क्या कहलाएगा, आपका रचनात्मक खेल कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है दौड़ धूप खेल। इस प्रकार के खेल से बच्चों का शारीरिक विकास एवं गामक विकास होता है। दौड़ धूप खेल से क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है एवं गामक विकास होता है। जैसे दौड़ना, भागना, पकड़ना, लुका छिपी इत्यादि, ये सब कैसा खेल है, आपका दौड़ धूप वाला खेल है। इससे क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है और उसका गामक भी विकास होता है। नेक्स्ट आपका है मानसिक खेल। नाटक, अभिनय, शतरंज आदि प्रकार के खेल से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, जिससे बच्चे क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बच्चे सही से सोच पाते हैं किसी भी कार्य के प्रति। तो बच्चे के लिए खेलना काफ़ी ज़रूरी है इस तरह का खेल। नेक्स्ट आपका है कल्पनात्मक खेल। नेक्स्ट क्या है आपका कल्पनात्मक खेल। इस प्रकार का खेल जिसमें बच्चे कल्पना द्वारा खेलते हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल, क्या है वो आपका कल्पनात्मक खेल है। नेक्स्ट आपका है सामूहिक खेल। एक प्रकार का समूह बनाकर खेलना जिससे उनमें सहभागिता का क्या हो जाए, भावना का विकास हो, जिसे जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। यानी कि वैसा खेल जिसमें क्या करते हैं, हम लोग समूह बना के खेलते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर सामूहिक खेल करने का क्या होता है, विकास होता है। उसमें क्या होता है, सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, हम लोग मिलकर खेलते हैं, दो टीमें आपस में खेलते हैं। मैच शुरू होने से पहले और मैच बंद होने के बाद क्या होता है, हम लोग आपस में मिलते हैं। तो उस तरह क्या होता है, हम लोग के सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तो ये आपके खेल के भी मतलब विभिन्न प्रकार हो गए। आगे हम लोग देखते हैं खेल के प्रकार। तो मुख्यतः खेल के प्रकार दो तरह के होते हैं। एक आपका इंडोर खेल हो गया, दूसरा क्या होगा आपका आउटडोर खेल हो गया। यानी कि इंडोर गेम और नेक्स्ट क्या होगा आपका आउटडोर गेम। ये खेल के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। या तो खेल हम लोग कहाँ पे खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका इंडोर खेल कहलाएगा। यानी कि बंद कमरे में खेलते हैं, बंद कोर्ट में खेलते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका इंडोर खेल कहलाएगा। और जो खुले मैदान में खेलते हैं वो क्या कहलाएगा आपका आउटडोर खेल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोर खेल क्या होता है। इंडोर खेल एक बंद वातावरण में खेले जाते हैं। जो आपका इंडोर खेल होता है क्या करते हैं, हम लोग बंद वातावरण में क्या करते हैं, खेलते हैं। और उनमें कई खेल एक ही स्थान पर बैठकर खेले जाते हैं। जो आपका इंडोर गेम होता है क्या कैसा होता है, हम लोग बंद वातावरण में खेलते हैं। और कैसे खेलते हैं हम लोग, एक ऐसा खेल, इसमें ऐसा भी खेल शामिल होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही स्थान पर बैठ के खेलते हैं। जैसे कि लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, सब कैसे खेलते हैं हम लोग घर में खेलते हैं और एक ही स्थान पर खेलते हैं। इंडोर खेल घर या आंगन में खेले जाते हैं। जो आपका इंडोर खेल है कहाँ पे खेलते हैं हम लोग, घर में खेलते हैं या फिर आंगन में खेलते हैं या फिर बंद कोर्ट में खेलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इस खेल से हमारी मानसिक विकास क्या होती है, तेज होती है। जो आपका इंडोर खेल होता है उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर मानसिक विकास क्या होता है, तेज होता है। जैसे देख सकते हैं कैरम, लूडो, शतरंज, ताश के खेल आदि, ये सब कैसा खेल है, आपका इंडोर खेल है। नेक्स्ट बात करें आउटडोर खेल। नेक्स्ट कौन सा खेल आपका आउटडोर खेल। वैसा खेल जो घर से बाहर खेले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके आउटडोर खेल कहलाएंगे। इसमें लिखा गया कि वैसा खेल जो घर से बाहर खुले मैदानों में खेले जाते हैं आउटडोर खेल कहलाते हैं। यानी कि वैसा खेल जो हम लोग घर से बाहर खेलते हैं खुले मैदान में, वह कैसा खेल होता है, आपका आउटडोर गेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यह खेल हमारे शरीर को फिटनेस एवं तंदुरुस्ती बनाए रखता है। जो आपका आउटडोर गेम है उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर फिटनेस लेवल अच्छा रहता है और क्या होता है, बच्चे हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, आपका टेनिस हो गया और आपका
बैडमिंटन हो गया, ये सब कैसा खेल है आपका? आउटडोर खेल है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है खेल एवं खेलकूद की अवधारणा। खेल एवं खेलकूद की क्या अवधारणा होती है? तो खेल सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं है। जो आपका खेल है सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं है। जैसे योग में शरीर की उच्चतम उपलब्धि पर आप आत्म साक्षात्कार के सबसे पास होते हैं, वैसे ही खेल के चरम पर पहुंचकर खिलाड़ी समझता है कि वह यश, पैसे और निजी सुरक्षा के लिए नहीं, किसी ऐसे गौरव के लिए खेल रहा था जो धन या यश से कभी प्राप्त नहीं होता है। जो आपका खेल है एक सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या होता है, एक उच्चतम उपलब्धि का विकास होता है, अपने पहचान बना पाता है। और साथ साथ ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेलते हैं, वो लोग कुछ अपने मतलब इज्जत सम्मान के लिए भी खेलते हैं, ताकि समाज में उनका क्या हो जाए, इज्जत हो जाए। तो खेल सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, खेल अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने नाम को कमाने के लिए और अपने मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये क्षमता है, हमने ये चीज़ को दिखाया है। तो खेल सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता है, यश प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। खेल से क्या होता है, हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, अपने सोच को बढ़ाते हैं, अपने मतलब विकास को दिखाते हैं कि हाँ हम इस खेल में क्या है, अच्छा है और हमें खेल को अच्छे ढंग से खेल सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं, अपने समाज के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। तो खेल किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है और खेल में अच्छा कर रहा है तो उससे क्या होता है, समाज का नाम रोशन होता है, देश का नाम रोशन होता है। तो खेल सिर्फ पैसे का साधन नहीं है, खेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कुछ यश भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, वो आपका पॉजिटिव की तरह होता है। कभी उससे निगेटिव नहीं ले, कभी उस पर घमंड नहीं करे, हमेशा कैसे रहे, पॉजिटिव रहे कि हमने खेल के द्वारा इस चीज़ को अचीवमेंट किया है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो, यानी किसी पॉइंट को हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो खेल एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो हमारे व्यवहार को परिवर्तित करती है। खेल एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो हमारे व्यवहार को क्या करती है, परिवर्तित करती है। ऐसी शारीरिक क्रियाओं की ओर ले जाती है जिससे हमारी वृद्धि एवं विकास संभव होता है। खेल द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, साथ ही साथ क्या होता है, आपके शारीरिक क्रियाओं को क्या होता है, वृद्धि एवं विकास में संभव हो पाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है खेल में किसी व्यक्ति को तैयार करने अथवा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी खेल के लिए आप किसी व्यक्ति को तैयार नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती, तथा उसे प्रोत्साहन देकर आप उसे खिलवाने के लिए क्या करते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं। खेलने की इच्छा जब उसमें होगी तो हमेशा अपने आप से ही क्या करेगा, खेलना चालू कर देगा, अपनी इच्छा के अनुसार ही खेलना वो चालू कर देगा। किंतु वह अपनी आंतरिक इच्छा अनुसार उसमें भाग लेता है, इससे मानव को हर्ष एवं संतोष मिलता है। यानी कि जो बच्चे खुद से ही अपने इच्छा के अनुसार खेल में भाग लेते हैं, वो बच्चा क्या होगा, अपने आप को मतलब खुशी महसूस करेगा, उसे लगेगा कि हमने इस चीज़ में भाग लिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसे संतोष भी मिलेगा और हमेशा खुशी भी मिलेगा। तो खेलने के लिए आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते हैं। जब बच्चा की इच्छा होगा तो खुद ब खुद क्या होगा, खेलना चालू कर देगा और वो अपने हिसाब से खेलेगा, तो उसे क्या मिलेगा, खुशी भी मिलेगी और उसे अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट है पॉइंट निक निकलस के अनुसार। किनके अनुसार, निक निकलस के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने खेल की परिभाषा क्या दी है, कोई भी कार्य जो आंतरिक समय में प्रसन्नतापूर्वक किया जाए तथा जो जीवन के प्रति लगाव उत्पन्न करे, खेल कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य जो अतिरिक्त समय में प्रसन्नतापूर्वक किया जाए तथा जो जीवन के लिए क्या हो जाए, प्रति लगाव उत्पन्न करे, क्या कहलाता है, वो आपका खेल कहलाता है। अब हम बात करेंगे खेल एवं खेलकूद का महत्व के ऊपर बात करेंगे, यानी खेल एवं खेलकूद का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो खेल एवं खेलकूद के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। खेल द्वारा क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। खेलों में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। जीवन में जितना पढ़ाई का महत्व है उतना ही खेलकूद का भी महत्व है। यानी पहले क्या था, पहले खेलने के लिए बच्चों को क्या करते थे, हम लोग गार्जियन के रूप में मना करते थे, लेकिन अब क्या है, अब खेल की भी क्या हो चुकी है, खेल भी काफ़ी अच्छा आगे बढ़ चुका है, खेल में भी काफ़ी स्कोप है। तो बच्चों अगर खेलने में इंटरेस्ट है तो बच्चों को खेलने के लिए हमेशा स्वतंत्रता प्रदान करे, ताकि वो बच्चा खेल के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जब बच्चे खेलने में रुचि लेता है तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है और उसे भूख भी लगती है। यानी कोई बच्चा जब खेलने में रुचि लेने लगता है तो उसे क्या होता है, पाचन शक्ति बढ़ता है और क्या होता है, उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। तो उसके शारीरिक मेहनत के कारण क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पांचवा, यदि बच्चे प्रसन्न और स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। यानी कोई बच्चा प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा खेल के द्वारा, तो उसे पढ़ाई में भी क्या होगा, मन लगेगा। खेल के अंतर्गत शरीर बहुत अधिक परिश्रम करता है, परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। खेल के अंतर्गत क्या होता है, शरीर क्या होता है, अधिक परिश्रम करता है, तो बच्चों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, शरीर में काफ़ी तेज़ी से जाती है। नेक्स्ट का पॉइंट है, खेलों में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे मन का तनाव क्या होता है, दूर होता है।
तो खेलना काफ़ी ज़रूरी है। खेल तन और मन को शांति देता है। खेल क्या करता है? तन और मन को शांति देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सामाजिक कौशल का विकास होता है। खेल द्वारा क्या होता है? बच्चों के अंदर सामाजिक कौशल का विकास होता है। बच्चा प्रतियोगी भावना सीखता है, यानी खेल द्वारा क्या होता है? बच्चे के अंदर प्रतियोगी भावना उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे खेल की बुनियादी आधार कौन कौन सा है, यानी खेल किस पे बेस्ड है। तो आपका पहला क्या है? आनंद। दूसरा क्या है? सुरक्षा, सबकी सहभागिता, और लास्ट क्या है आपका? अनुभव करके सीखना। यानी खेल द्वारा क्या होता है? हमें आनंद की अनुभूति होती है। खेल द्वारा क्या होता है? हम लोग सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे गेम में सुरक्षित रहना है, कैसे अपने जीवन में इसका उपयोग करना है। नेक्स्ट क्या है? सबकी सहभागिता। खेल में क्या होता है? हम लोग मिलकर खेलते हैं, सबको सपोर्टिव नेचर के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग डेवलप करते हैं, सपोर्टिव नेचर खेल के द्वारा उत्पन्न होती है। तो सबकी सहभागिता खेल में काफ़ी ज़रूरी है। अनुभव करके सीखना, और खेल हम लोग कैसे सीखते हैं? अनुभव करके सीखते हैं, यानी कि किसी को देख कर सीखते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, कोच के द्वारा सीखते हैं। तो क्या कहलाएगा आपका? अनुभव करके सीखना। तो क्या आपके खेल के बुनियादी आधार है? आनंद, सुरक्षा, सबकी सहभागिता, अनुभव करके सीखना। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेलकूद तथा उनका आयोजन। किस पे बात करेंगे? प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेलकूद तथा उनका आयोजन। तो प्राथमिक स्तर पर निम्न खेलों का आयोजन बच्चों के लिए किया जाता है। आपका जो प्राथमिक स्तर होता है 1 to 5, उसमें बच्चों के खेलने के लिए कैसे कैसे गेम का हम लोग क्या कर सकते हैं? आयोजन कर सकते हैं। तो आपका पहला है चक्र बनाना, श्रृंखला बनाना, झूला झूलना या फिसलना, मुर्गा लड़ाई, और रुमाल या टोपी वाला खेल। ये सब कैसा खेल है? ये सब छोटे बच्चों के लिए खेल है, जो अपने आसपास के बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में खेलते हैं। चक्र बनाकर खेलते हैं, सर्कल बनाकर खेलते हैं, श्रृंखला बनाकर खेलते हैं, झूला झूलते हैं, उस पर फिसलते हैं। मुर्गा लड़ाई कहने का मतलब कि बच्चे क्या करते हैं? मुर्गा बन गए और उस पर मतलब आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और जो बच्चा मतलब मुर्गा बनने में क्या हो जाएगा? सफल हो गया तो उसे क्या करते हैं? दंडित के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मतलब गेम के माध्यम से उसे क्या करते हैं? दंड करते हैं। फिर उसे चोर बनाते हैं, फिर उसे खेलने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल सा खेल है जो छोटे बच्चे अपने आसपास में घर पे खेलते हैं, स्कूल में भी खेलते हैं। रुमाल या टोपी डालना, यानी रुमाल के द्वारा बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारे गेम को खेलते हैं। एक सर्कल बना लिए और सभी बच्चे बैठ गए और एक रुमाल ले लिए और उसमें से एक चोर बन गया, और क्या करते हैं? हम लोग रुमाल लेकर दौड़ते हैं, और जिसके पीछे हम लोग रुमाल को गिरा दिए, फिर वो क्या हो गया? फिर वो रुमाल लेकर दौड़ना चालू, और उस बच्चे को पकड़ने के लिए क्या करेगा? कोशिश करेगा, और बच्चा नहीं पकड़ाया तो क्या करेगा? वो बच्चा उसके खाली स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। फिर वो बच्चा मतलब खुद दौड़ेगा और फिर किसी के सामने फिर रुमाल गिरा देगा। तो इस तरह का खेल क्या होता है? रुमाल या टोपी वाला खेल होता है। नेक्स्ट आपका हो गया बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय खेल, यानी कि छोटे बच्चे द्वारा जो स्थानीय खेल कौन कौन से खेले जाते हैं। तो आपका रस्सी कूद हो गया, आपको पिट्टो हो गया, जो बचपन में हम लोग भी खेलते थे पिट्टो। छोटा सा 5-6 क्या कर लिए हम लोग? एक टुकड़ा रख लिए मिट्टी का या फिर जो भी, और उस पर बॉल से मार के हम लोग कौन सा खेल खेलते थे? पिट्टू वाला खेल खेलते थे। नेक्स्ट आपका है मटकी फोड़। उसके बाद क्या? लुकाउल है, लुका छिपी जो हम लोग खेलते थे। चोर सिपाही खेलते थे। और आपका कौन सा है? छुपन छुपाई। और सातवां कौन सा आपका? नदी पहाड़, यानी कि पहाड़ पानी वाला खेल। तो ये सब खेल क्या है? ये सब आपके बचपन वाले खेल है जो सभी कोई खेला है बचपन में। रस्सी कूदना, पिट्टो वाला खेल, मटकी फोड़, लुकाउल, चोर सिपाही, छुपन छुपाई, और लास्ट क्या आपका? पहाड़ पानी आदि भी बहुत सारे इसमें खेल आ सकते हैं। करंट फ्यूज, इस तरह का जो खेल हम लोग बचपन में खेलते थे वो कैसा कहलाएगा? आपका स्थानीय खेल हो जाएगा, जो हम लोग अपने गाँव में आस पड़ोस में क्या करते हैं? सीखते हैं, और उससे बचपन में काफ़ी हम लोग खेलते हैं। तो ये खेल के काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये खेल हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसने हम लोगों ने बचपन में इस खेल को सीखा है। आगे जाकर हम लोग क्रिकेट को सीखे हैं, हॉकी को सीखे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या सीखे हैं? स्थानीय खेल को ही सीखे हैं सबसे पहले। तो ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे एथलेटिक्स क्या होता है। तो एथलेटिक्स शब्द यूनान भाषा के एथलान शब्द से लिया गया है। जो आपका एथलेटिक्स शब्द है यूनान भाषा के एथलान शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुकाबला होता है। यानी कि जो आपका शब्द है एथलेटिक्स, उसका अर्थ क्या होता है? मुकाबला होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एथलेटिक्स में विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं समाहित की गई है, जिनमें विशेषतः दौड़, कूद, निशानेबाजी, भारोत्तोलन एवं अन्य मुख्य खेलों की कुछ प्रतियोगिताएं इसमें क्या होती है? शामिल होती है। जो आपका एथलेटिक्स है उसमें क्या होता है? आपका दौड़ होता है, रस्सी कूद होता है, निशानेबाजी होता है, भारोत्तोलन होता है, निशानेबाजी होता है, भाला फेंक होता है। ये सब क्या होता है? आपका वेट लिफ्टिंग होता है। ये सब कैसा खेल है? आपका एथलेटिक्स में शामिल है। आगे हम बात करते हैं एथलेटिक्स के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपका पहला पॉइंट्स है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी नशीली पदार्थ या दवाइयों का प्रयोग करके भाग नहीं ले सकता है। यानी जो आपका एथलेटिक्स का गेम होता है उसमें कोई भी खिलाड़ी नशीली पदार्थ और दवाई का प्रयोग करके भाग नहीं ले सकता है। जो खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के लिए
किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी इस गेम में क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी अगर किसी खिलाड़ी को बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस खिलाड़ी को क्या करना है, अयोग्य ठहराया जाता है, उसे दोषित पाया जाता है, उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। अपनी इच्छा से ट्रैक को छोड़ने वाले एथलीट दोबारा उसी स्पर्धा में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी इस गेम में अगर आप ट्रैक पे चले गए हैं और ट्रैक से वापस आ गए हैं और फिर जाना चाहते हैं तो कैसा होगा, आपको नहीं जाने का अलाउ मिलेगा, आप नहीं जा सकते हैं फिर से। आपको एक ही बार मौका मिलेगा। अगर आप एक बार गए तो आपको दौड़ना है या फिर वापस आना है तो वापस आ सकते हैं, फिर उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एथलेटिक्स की प्रत्येक प्रतियोगिता से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने पर उसे निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि जो गेम होता है एथलेटिक्स का, उसमें बहुत सारे नियम बनते हैं और खिलाड़ी के रूप में अगर आप उस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं और अगर आप दोषी पकड़े जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, गेम से बाहर कर दिया जाएगा। तो एथलेटिक्स बनने के लिए काफ़ी ध्यान रखना होगा, आपको सारे नियमों का पालन करना होगा ताकि आप अपने कार्यों को सफलता में प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जिम्नास्टिक। क्या है आपका पॉइंट्स, जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक ऐसा खेल है जिसमें शरीर के समस्त अंगों का व्यायाम होता है। जिम्नास्टिक कैसा खेल है, एक ऐसा खेल है जिसमें क्या होता है, शरीर के समस्त अंगों का व्यायाम होता है। यह खेल अत्यंत प्राचीन है। इससे खिलाड़ी की मांसपेशियों का क्या होता है, गठन होता है, शरीर का संतुलन, फुर्ती, तेजी से दमखम आदि क्या होता है, गुण पैदा होता है। यानी कि जो जिम्नास्टिक आपका खेल है कैसा खेल है, शरीर के समस्त अंगों का क्या होता है, इसमें व्यायाम होता है। यह खेल अत्यंत क्या है, प्राचीन है। इससे खेलने की मांसपेशियों का क्या होता है, गठन होता है, शरीर का संतुलन बनता है, फुर्ती आती है, तेजी आती है और क्या होता है, आपके दमखम भी आपको देखने को मिलता है। भारत में सन 1951 ईस्वी में भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना की गई। भारत में कब, 1951 ईस्वी में भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना की गई। वर्ष 1952 के ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। यानी कि भारत क्या किया था, जब 1952 में ओलंपिक खेल हुआ था उसमें क्या कहते हैं, पहली बार भाग लिया था जिम्नास्टिक, उस गेम में पहली बार भारत की तरफ से कोई खेलने गया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आउटडोर गेम। अब हम बात कर लेते हैं आउटडोर गेम के ऊपर, कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, ये सब कैसा खेल आपका आउटडोर गेम है। तो आपके एग्जाम में ये सब आते हैं कि 5 विभिन्न आउटडोर गेमों के बारे में चर्चा करें, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुटबॉल के ऊपर। तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बॉल को पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है। फुटबॉल कैसा खेल है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, बॉल को पैर से ठोकर मारकर खेलते हैं। 2 प्रतिद्वंदी टीमों के मध्य खेला जाने वाला यह खेल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, खेल में भाग लेने वाली दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी खेल का हिस्सा होते हैं। फुटबॉल के दोनों टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11-11 खिलाड़ी क्या होते हैं, दोनों में होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि 90 मिनट होती है। जो आपका फुटबॉल का गेम है कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का गेम होता है, जिन्हें 45 मिनट की 2 मध्यांतर में विभाजित कर कर खेला जाता है। जो आपका 90 मिनट का अवधि होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, 45 मिनट के बाद एक थोड़ा क्या होता है, रिसेस होता है, यानी कि छोटा सा एक लंच ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 45 मिनट का फिर एक बार ब्रेक होता है। यानी कि 45 मिनट क्या करते हैं, 2 खेमों में बांटकर हम लोग इस गेम को खेलते हैं। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में माना जाता है, इंग्लैंड देश को कहा जाता है। फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। एशियाई खेल में फुटबॉल को शामिल कब किया गया था, 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हॉकी के ऊपर। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें 2 टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष लाठी की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में क्या करता है, डालने की कोशिश करता है। जो आपका हॉकी खेल है कैसा खेल है, 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें क्या होता है, लकड़ी का कठोर एक ऐसा धातु या फाइबर से बनी विशेष लाठी का इस्तेमाल करते हैं और इस लाठी की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, जो रबर या प्लास्टिक का जो गेंद होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, विरोधी टीम के नेट के सामने क्या करते हैं, फिर गोल में क्या करते हैं, हमेशा भेजने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट का पॉइंट है, आधुनिक हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। किसे माना जाता है, आधुनिक हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। जहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जनवरी 1894 ईस्वी को हुआ था, चेल्स एवं आयरलैंड के बीच हुआ था। जो आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच हॉकी का कब हुआ था, 26 जनवरी 1894 को हुआ था, चेल्स एवं आयरलैंड के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है, हॉकी का खेल सन 1908 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक में कब शामिल किया गया इस खेल को, 1908 ईस्वी में किया गया तथा पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक इंग्लैंड ने जीता। और आपके हॉकी खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन के ऊपर। बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला क्या है, खेल है जो 2 विरोधी खिलाड़ियों या
दो विरोधी युगल यानी कि जोड़ों के क्या होता है बीच में खेला जाता है, जिसमें क्या होता है एक आपका आयताकार नेट या कोर्ट में क्या होता है आमने सामने के रूप में खेलते हैं। जो आपका बैडमिंटन खेल है कैसा खेल है, इसमें क्या होता है आप एकल खेल सकते हैं यानी कि एक एक खिलाड़ी खेल सकते हैं या फिर दो जोड़ों में खेल सकते हैं, जिसमें क्या होता है एक नेट होता है और एक मतलब आयताकार कोर्ट होता है, जिसमें क्या होता है हम लोग आमने सामने जाकर खेलते हैं। इस खेल में खिलाड़ी अपनी रैकेट से शटलकॉक को मारकर अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। यानी कि बैडमिंटन खेल में क्या होता है आप रैकेट से क्या करते हैं शटलकॉक को मारकर विरोधी टीम के खिलाड़ी को क्या करते हैं मतलब मात देते हैं, उससे क्या होता है आपको पॉइंट्स मिलता है। नेक्स्ट आपका है कबड्डी। कबड्डी मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है। दोनों टीमों में कितने खिलाड़ी 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी भारत के सभी राज्यों में खेला जाता है। यह खेल काफ़ी लोकप्रिय है। पहले कबड्डी पुरुष ही खेलते थे लेकिन अब महिलाएं भी खेलती है। भारत के अतिरिक्त यह खेल नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि में क्या होता है खेला जाता है। आगे हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। तो क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का दलीय खेल है जिसकी शुरुआत दक्षिणी इंग्लैंड में हुई थी। एक क्रिकेट टीम में एक कप्तान सहित 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के पितामह किन्हें बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर WC ग्रेस को बोलते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था 1848 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई थी 1915 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करेंगे 15 मार्च 1877 को इंग्लैंड क्रिकेट का पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया। 15 मार्च 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया। यह मैच 19 मार्च तक खेला गया था। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हुआ सामने पहली बार उतरी थी। इसका शुभारंभ कब हुआ था, मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में यानी कि MCG में हुआ था। यानी क्रिकेट मैच का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कहाँ पे आपका MCG यानी कि मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जो कि अभी कहाँ पे है आपका इंग्लैंड में है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रिकेट में कुल 42 तरह के नियम होते हैं। क्रिकेट में कितने नियम होते हैं 42 तरह के नियम होते हैं। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट को हिंदी में गोलगट्टम, लकड़पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता कहा जाता है। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 7 जून 1975 को हुआ था। क्रिकेट के भगवान किसे हम लोग बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, जो कि एक भारतीय मूल निवासी है। आगे हम बात करेंगे खो खो के ऊपर। किस पे बात करेंगे, खो खो एक गेम है जो कि आपका आउटडोर गेम है। खो खो भारत का लोकप्रिय खेल है। प्राचीन में यह खेल महाराष्ट्र राज्य में रथ पर खेला जाता था। जो आपका खो खो खेल है कैसा खेल है, प्राचीन खेल है जो कि महाराष्ट्र राज्य में रथ पे खेला जाता था, जिसके कारण इसे एजेंडा के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण इस खेल को क्या करते हैं हम लोग एजेंडा के नाम से जानते हैं। भारत में खो खो से संबंधित संस्था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है। यह 27 × 16 मीटर होता है। ये आपके खो खो के बारे में हो गए। अब हम बात करेंगे इंडोर गेम, यानी कि जो घर के अंदर खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं या फिर बंद कोर्ट में खेलते हैं, वो क्या कहलाता है आपका इंडोर गेम कहलाता है। जैसे कि आपको लूडो हो गया, सुडोको हो गया। तो सुडोको कैसा गेम है, एक अंक पहेली वाला गेम है। सुडोको आंकड़ों का खेल है जिससे तर्क शक्ति क्या होता है बढ़ता है। इस खेल का अंक पहेली भी क्या करते हैं हम लोग प्रयोग में करते हैं। नेक्स्ट आपका है शतरंज। क्या आपका शतरंज। शतरंज दो लोगों द्वारा 6 प्रकार के 32 मोहरों के साथ क्या करते हैं हम लोग बिसात पर खेलते हैं। प्रत्येक प्रकार का मोहरा खास तरीके से बढ़ता है। खेल का लक्ष्य मात देना होता है, अर्थात विरोधी खिलाड़ी के बादशाह को क्या करना है हम लोग उसे बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। तो शतरंज कैसा खेल है, इसमें क्या होता है 6 प्रकार के 32 मोहरों के साथ क्या करते हैं खेलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सामने वाली टीम के बादशाह को क्या करना है अपने मतलब बंदी बनाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है सोचने की क्षमता बढ़ती है, तर्क शक्ति का विकास होता है। तो शतरंज गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडोर गेम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हो गया कैरम। ये भी कैसा गेम है आपका इंडोर गेम है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो प्राथमिक उपचार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किया जाता है। जो आपका प्राथमिक उपचार है कैसा है, व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले जो उपचार हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है आपका प्राथमिक उपचार कहलाता है। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो क्या कहलाएगा आपका प्राथमिक उपचार कहलाएगा या फिर प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है। तो जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से क्या करना बचाना, ठीक होने में मदद करना, रक्त स्राव को क्या करना तुरंत ठीक करना, श्वसन और परिसंचरण को क्या करना सही करना, व्यक्ति को सदमा लगने से पहले क्या करना बचाना है एवं पहले से ही सदमे में है तो उसे क्या करना इलाज करना है,
फ्रैक्चर या जोड़ हिलने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र को हिलने डुलने न देना। ये सब क्या है आपके प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, आसान प्रक्रियाओं और दवाओं से क्या करना, दर्द को ठीक करना। घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने के लिए क्या करना, आश्वासन देना और उनका हौसला बढ़ाना। तो ये आपके क्या हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हो गए। किसी भी तरह बच्चों को क्या करना है, इंसान को बचाना है प्राथमिक उपचार देकर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्राथमिक उपचार का महत्व क्या क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें है लोगों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आपका है प्राथमिक उपचार यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि चिकित्सीय सहायता सही तरीके से दी गई है या नहीं। यानी कि अगर आपके पास प्राथमिक उपचार का नॉलेज है तो इससे पता क्या चलेगा कि जो भी हमें डॉक्टर चिकित्सीय सहायता किया है क्या वह सही किया है कि नहीं किया है। तो इंसान के लिए प्राथमिक उपचार की जानकारी प्राप्त करना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आपका है प्राथमिक उपचार द्वारा क्या होता है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है। यानी कि प्राथमिक उपचार द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करते हैं, जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या क्या सामग्री रहती है और क्या क्या रखना चाहिए जो कि इंसान को बचाने में सहायता करे। पहला आपका इसमें हो सकता है सेफ्टी पिन, चिमटी, कैंची, अलग अलग प्रकार या आकार का क्या करना है उसमें चिपकाने के लिए टेप को रखना, पट्टी रखना, तिकोनी बैंडेज रखना, पतली पट्टियाँ रखना, पोंछने के लिए कपड़ा रखना, चिपकाने वाली टेप रखना, खांसी की दवा, बुखार की दवा, ये सब क्या है आपको प्राथमिक उपचार के बॉक्स में रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है क्रीम रखना। उसके बाद क्या आपका पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, इस तरह का दवा क्या करना रखना है, जैसे दर्द निवारक दवा ये सब है। थर्मामीटर, सुई, मरहम पट्टी, लोशन, साबुन, डिस्पोजल, सिरिंज, ORS पैकेट, डिटॉल, सेवलॉन आदि। यानी कि जो भी आपके ये सब जो शामिल है पॉइंट, ये सब को कैसे रखना है प्राथमिक उपचार बॉक्स में ये सब होना चाहिए ताकि किसी भी इंसान को जब जरूरत पड़े उससे हम लोग जल्दी से क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। तो प्राथमिक उपचार बॉक्स घर में रहना चाहिए, अपने आसपास के विद्यालय में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये प्रत्येक घर में रहना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हर समय हम लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते हैं। कभी कभी छोटी मुसीबतें आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से घर पे ही ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। DLED सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा, इसके इकाई 3 को हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना है विद्यालय में योग के बारे में जानना है। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इस इकाई के सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज का हम लोग का सबसे पहला पॉइंट्स है योग का अर्थ क्या होता है। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, मिलाना होता है। यानी योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलाना होता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलना योग कहलाता है। यानी इसे कहने का मतलब क्या हुआ कि आत्मा का परमात्मा से जो मिलान होता है, मिलन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, योग बोलते हैं। और योग शब्द की उत्पत्ति क्या हुआ है, संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, मिलाना होता है। नेक्स्ट इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं, योग की परिभाषा। तो सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि के अनुसार योग क्या है। तो योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोध है, किनके अनुसार, पतंजलि के अनुसार। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है प्रत्येक काम को कुशलता से संपन्न करना क्या है, योग है। यानी श्री कृष्ण ने क्या बोले हैं कि प्रत्येक काम को कुशलता से संपन्न करना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे योग के महत्व या उद्देश्य की बात करेंगे। तो इसमें पहला आपका पॉइंट्स है मानसिक शक्ति का विकास करना। योग से क्या होता है, व्यक्ति के मानसिक शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, तनाव से क्या होता है, आदमी मुक्ति पाता है। योग के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति तनाव से मुक्ति पाता है। प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वृहत दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मानसिक शांति प्राप्त करना। नेक्स्ट है उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक गुणों का या शारीरिक रोगों से क्या पाना, मुक्ति पाना, मदिरापन तथा मादक द्रव्य क्या करना, व्यसन से मुक्ति पाना, मनुष्य का दिव्य रूपांतर। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके जो भी पॉइंट्स है ये सब सारे आपके योग के महत्व के पॉइंट्स है। अगर एग्जाम में आपसे आता है कि योग के महत्व को लिखे तो आप लोग इन सारे पॉइंट्सों को वहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं
योग के प्रकार। तो भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को 8 प्रकार से बतलाया है, यानी कि भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को कितने प्रकार का बताया है? 8 प्रकार का बताया है। आपका पहला क्या उसमें? हठ योग। दूसरा आपका है लय योग। तीसरा है राजयोग। चौथा क्या आपका है? भक्ति योग। पांचवा ज्ञान योग। छठा क्रम योग। सातवां आपका जप योग। आठवां क्या आपका? अष्टांगयो योग। तो ये कितने हैं आपके योग के प्रकार है जो भारतीय योग शास्त्रियों ने 8 प्रकार का बताया है। आगे हम बात करेंगे प्राणायाम और बुनियादी आसनों की समझ। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? प्राणायाम और बुनियादी आसनों की समझ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? खुद की जीवन शक्ति को नियमित होना। खुद की जीवन शक्ति का नियमित होना क्या होता है? प्राणायाम का अर्थ होता है, यानी खुद की जीवन शक्ति को क्या करना? नियमित करना। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, प्राण शरीर की 1000 सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियों, यानी प्राण जो आपका है शरीर की 1000 सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियों, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नाड़ी कहते हैं, और ऊर्जा के केंद्रों जिन्हें चक्र कहते हैं से गुजरती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मनोस्थिति निर्धारित करते हैं। अगर प्राण शक्ति बलवान है और आपका उसका निरंतर और सुस्थिर है तो मन सुखी, शांति और उत्साहपूर्ण रहता है। अगर आपका प्राण शक्ति क्या है? आपका गुणवत्ता पूर्ण है, मनुष्य की मनोस्थिति क्या होता है? निर्धारित करते हैं। अगर प्राण शक्ति बलवान है अगर आपका, तो उसका प्रवाह क्या होगा? निरंतर होगा और सुस्थिर होगा। तो मन में कैसा रहेगा? आपका सुख रहेगा, मन सुखी रहेगा, शांति रहेगी आपके मन में, उत्साहपूर्ण रहेगा। पर ज्ञान के अभाव में और सांस पर ध्यान न देने के वजह से मनुष्य की नाड़ियाँ प्राण के प्रवाह में क्या होती है? रुकावट पैदा करती है। ऐसी स्थिति में मन में क्या होती है? आशंकाएं, चिंताएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। हर तकलीफ पहले सूक्ष्म से उत्पन्न होती है, यानी कोई भी तकलीफ क्या होता है? पहले छोटे स्तर से ही उत्पन्न होती है। इसलिए कोई बीमारी पहले प्राण शक्ति में उत्पन्न होती है। इसलिए कोई भी बीमारी जो होता है शरीर में, सबसे पहले कहाँ पे होता है? आपके प्राण शक्ति में ही उत्पन्न होता है। प्राणायाम में शरीर और मन दोनों स्वस्थ एवं पवित्र हो जाते हैं। प्राणायाम में क्या होता है? शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। प्राण के निकलते ही मनुष्य को मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ही इंसान के अंदर से प्राण निकला उससे हम लोग क्या करते हैं? मृत घोषित कर देते हैं। अब हम बात करेंगे प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है। प्राण क्या करता है? शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्राण रुकी हुई नाड़ियाँ और चक्रों को खोल देता है। प्राण क्या करता है? रुकी हुई नाड़ियाँ और चक्रों को खोल देता है। आपका आभामंडल फैलता है, जिससे क्या होता है? आपका आभामंडल फैलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मानव को शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण बनाता है। प्राणायाम क्या करता है? मानव को शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण बनाता है। मन में स्पष्टता और शरीर में अच्छी सेहत लाती है। नेक्स्ट का पॉइंट है शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। किसके सहारे? प्राणायाम के सहारे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इससे फेफड़े को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि प्राणायाम से क्या होता है? फेफड़े को पर्याप्त ऑक्सीजन आपको मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट आसन क्या होता है। क्या हम लोग का पॉइंट? आसन। तो आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसका 2 अर्थ है। जो आपका आसन शब्द है संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके कितने अर्थ है? 2 अर्थ है। पहला क्या है अर्थ? बैठने का स्थान, और दूसरा क्या है? शारीरिक अवस्था, यानी कि बैठने का स्थान और शारीरिक अवस्था क्या है आपके आसन का? 2 अर्थ है। चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले या सुख देने वाले बैठने के प्रकार को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। यानी चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले जो बैठने के प्रकार होते हैं उसे क्या हम लोग बोलते हैं? उसे हम लोग आसन बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे देखिए और करके लिखा हुआ है आसन शरीर की एक स्थिति है जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के सुखपूर्वक रह सकते हैं, तब वह स्थिति क्या कहलाती है? आसन कहलाती है। यानी कि आसन क्या? एक शरीर की स्थिति है जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी कष्ट के अगर रह सकते हैं तो वह क्या कहलाएगा? आपका आसन कहलाएगा। योग सूत्र में आसन की परिभाषा क्या दिया गया है? स्थिर सुख क्या है? आसनम है। यानी कि योग सूत्र में आसन क्या परिभाषा है? स्थिर सुख क्या है आपका? आसन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इसी में, योग शास्त्रों में परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन है। कितने लाख? 84 लाख आसन है। अर्थात
पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं, लेकिन सभी 84 लाख आसनों को कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है। यानी कि पृथ्वी पर 84 लाख आसन है, लेकिन हम लोग कितने को मानते हैं? सिर्फ 84 को ही मानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे, आसन के प्रकार देखते हैं। तो आसन के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बैठ कर किए जाने वाला आसन कौन कौन से होते हैं। आपका पदासन, वर्जासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वर्कासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तासन, ब्राह्ममुद्रा, उष्ट्रासन आदि। ये सब क्या आपके है? ये सब आपके बैठ कर किए जाने वाले आसन है। यानी कि जो आपके आसन के प्रकार उसमें सबसे पहला क्या है? बैठ कर किए जाने वाले आसन। अब आपका नेक्स्ट है पीठ के बल किए जाने वाला जो आसन होते हैं उनका नाम देख लेते हैं हम लोग। तो पीठ के बल जो आसन किए जाते हैं क्या होता है आपका? पहला अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, स्वासन, नौकासन, विपरीत कर्णी आसन, पवन मुक्तासन। ये सब कैसे आपके आसन है? पीठ के बल किए जाने वाले आसन है। नेक्स्ट आपका है पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन क्या हो गया आपका? मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन। ये सब कैसे हो गए? ये सब आपके पेट के बल किए जाने वाले आसन हो गए। नेक्स्ट आपके हैं खड़े होकर जो आसन करते हैं उसका क्या क्या नाम हो सकता है? तो आपका पहला है तरासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, अर्धचंद्रमासन, दोभुज कटी चक्रासन, पादहस्तासन। ये सब कैसे आपके हैं? खड़े होकर किए जाने वाले ये सब आसन है। और आपका लास्ट क्या है? अन्य प्रकार के जो भी आसन आते हैं उसमें क्या आ जाएंगे? पशुवत आसन, वस्तुवत आसन, प्राकृतिक आसन, अंग या अंग मुद्रावासन आसन, योगी नाम आसन और अन्य आसन। तो ये सब क्या हो गया आपके? 84 जो भी आसन होते हैं ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। आपका पहला क्या हो गया? इसमें बैठकर किए जाने वाले आसन में कुछ आसन आ सकते हैं, पीठ के बल में आ सकते हैं बहुत सारे आसन, पेट के बल में आ सकते हैं और खड़े होकर आ सकते हैं। और बाकी जो बचेंगे वो सब कहाँ पे आ जाएंगे आपके? ये सब यानी कि पशुवत में आ जाएंगे, वस्तुवत में आ जाएंगे, प्रकृति में आ जाएंगे, ये सब में आपके आसन आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं योगासन क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? आसन को देखा। अब हम लोग देखेंगे किसको? योगासन को। तो योगासन का मतलब शक्ति और अवस्था होता है। योगासन का मतलब क्या होता है? शक्ति और अवस्था होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला योग और दूसरा आसन। यानी जो आपका योगासन शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला योग और दूसरा आसन। यहाँ कहने का मतलब योग का अर्थ समाधि है और आसन एक ऐसी शारीरिक स्थिति होती है जिसमें लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सरलतम स्थिति में योग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, योगासन शरीर की स्थिरता को बनाए रखता है। योगासन क्या करता है? शरीर की स्थिरता को बनाए रखता है। नेक्स्ट आपका है योग में सांसों पर संतुलन सिखाया जाता है और आसन के आधार पर सांसें लेनी होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है योगासन आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है। योगासन क्या करता है? आपके आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे योग और योगासन करने की विधि क्या क्या हो सकती है। योग और आसन करने की जो विधि होती है उसको जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट आपका है योगासन या योग करने के लिए आपको सबसे स्वस्थ एवं हवादार स्थान की चुनना चाहिए। अगर आपको योग करना है तो इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले स्वस्थ एवं हवादार स्थान को क्या करें? चुने। नेक्स्ट का पॉइंट है आसन हो सुबह या शाम के वक्त ही करें। जो आप आसन करते हैं कब करें? सुबह या शाम ही करें। हमेशा आसन खाली पेट ही आपको करना चाहिए या भोजन करने के 3-4 घंटे बाद ही उसका व्यायाम करें, अभ्यास करें। यानी आसन आया तो आप खाली पेट करें या फिर भोजन के 3-4 घंटे बाद करें। भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करें, क्योंकि उससे आपकी शरीर पे क्या हो सकता है? बहुत सारे शरीर आपके प्रभावित हो सकते हैं, आप बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, आप मर भी सकते हैं। नेक्स्ट का पॉइंट है अपने योग के लिए समतल स्थान को ही ढूंढे। यानी अगर आपको योग करना है तो इसके लिए क्या करें? आप सबसे पहले समतल स्थान को ढूंढे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हमेशा अभ्यास आपको धीरे धीरे करना चाहिए। यानी अगर आपको अभ्यास करना है तो आप हमेशा कैसे करें? आप धीरे धीरे अभ्यास करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आसन करते वक्त हमेशा अपने नाक से ही श्वास ले और बाहर छोड़े। अगर आप आसन कर रहे हैं तो क्या करें? नाक से श्वास ले और उसे बाहर छोड़े। यह सही योग करने का क्या है? बहुत जरूरी तरीका है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आसन करने के बाद कुछ समय के लिए अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। अगर आपने आसन कर लिया है तो थोड़ी देर क्या कर ले? आप लोग रेस्ट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आप चाहे तो श्वासन भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है, किसी भी प्रकार की आसन करते वक्त शरीर में दर्द होती है तो आपको तुरंत आसन बंद कर देना चाहिए। अगर आप आसन कर रहे हैं और आपके शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप आसन को बंद कर दें तुरंत। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आसन के बाद तुरंत भोजन न करें, बॉडी को थोड़ा समय दें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो पहली बार योग कर रहे हैं उन्हें किसी योग टीचर या गुरु से ज़रूरत मार्गदर्शन लेना चाहिए। यानी कोई बच्चा या कोई इंसान, कोई वयस्क पहली बार योग कर रहा है तो उसे क्या करना है, पहले टीचर से या गुरु से क्या लेना है, उसके बारे में ज्ञान लेना है। नेक्स्ट का पॉइंट है, बिना किसी योग को जाने समझे नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी प्रकार का योग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में जान लें, उसके फ़ायदे जान लें, उसका नुकसान जान लें, तब जाकर उसका योग का आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, योगासन करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसमें पहला आपका है, आपका अच्छा मूड रहता है, तनाव कम रहता है, चिंता से छुटकारा मिलता है, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और अच्छी रहती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अच्छी यादाश्त रहती है। यानी कि योगासन करने से क्या होता है, इंसान का यादाश्त कैसा रहता है, अच्छा रहता है। जीवन में सकारात्मक विचार बनी रहती है। तो योगासन के काफ़ी सारे फायदे हैं। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर है पॉइंट, सफलता पाने में मदद मिलती है, आपकी बढ़ती एज का असर कम दिखता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट आपका क्या है, संतुलित वजन रहता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके योगासन करने के फ़ायदे हो गए। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है। 12वां नंबर पॉइंट्स आपका क्या है, आपकी शरीर के मांसपेशियों में सुधार होती है, आपकी सहनशीलता में वृद्धि होती है, नींद अच्छी आती है, रक्त प्रवाह अच्छा होता है, आपके शरीर के संतुलित रक्तचाप अच्छा रहता है, दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है, बेहतर श्वसन प्रणाली आपकी हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलित में रहता है, और आपका लास्ट क्या है, नई ऊर्जा का आभास होता है। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स है, ये सब के इसके पॉइंट्स है, ये सब आपके योगासन के फ़ायदे हैं। तो सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में यूनिट 4 को देखेंगे, S5 के यूनिट 4 को देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय के संदर्भ के बारे में जानना है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा क्या होगा या फिर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर। तो स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं से मेल खाते उचित व्यवहार सुझाने के लिए दी जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं से मेल खाते उचित व्यवहार सुझाने के लिए दी जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो लोगों को स्वास्थ्य एवं बीमारियों संबंधी जानकारियाँ देना, उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या करना, प्रयत्न करना, उनकी बीमारियों के ऊपर नियंत्रण होने के लिए योग्य बनाना क्या कहलाता है, आपका स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो लोगों को स्वास्थ्य एवं बीमारियों के प्रति क्या करना, जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करना, उनकी बीमारियों के ऊपर नियंत्रण होने के लिए योग्य बनाना क्या कहलाता है, आपका स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों का विकास होता है। जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा वह कैसा प्रक्रिया है, एक कैसा प्रक्रिया आपका जिसके द्वारा क्या होता है, इंसान को हम लोग क्या कर सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य संबंधित आदतों का क्या होता है, विकास होता है तथा बीमारियों के संक्रमण से बचने की जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नागरिक कितने स्वस्थ हैं। किसी भी देश का प्रगति कैसे डेवलप पता चलता है हम लोग को, कि वहाँ के कितने % आबादी क्या है, स्वस्थ हैं। क्योंकि स्वस्थ आबादी ही काम करेंगे तो देश का क्या हो जाएगा, GDP ग्रोथ करेगा और देश हमेशा विकास के रास्ते पे क्या हो जाएगा, अग्रसर रहेगा। नेक्स्ट का पॉइंट है, व्यक्तित्व के निर्माण में एवं समाज के उत्थान के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और समाज के उत्थान के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का होना क्या है, काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, छात्रों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। यानी कि छात्रों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना क्या कहलाता है, स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट्स क्या है, स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है,
स्वास्थ्य के बारे में वांछित दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विद्यार्थियों में अच्छी आदतों स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना है। यानी कि बच्चों में क्या करना है, अच्छी आदतें के बारे में बताना है, अच्छी आदतें डेवलप करना है और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देकर उनके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हमेशा क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें छात्रों को अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई के महत्व से अवगत कराना। बच्चों को उसके आसपास के जो वातावरण है उसके प्रति साफ सफाई के लिए क्या करना, बच्चों को हमेशा अवगत कराना, उसके बारे में बच्चों को बताना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सभी प्रकार के रोगों का उनके रोकथाम का पता लगाकर प्रयास करना। नेक्स्ट का पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना एवं उसका अभ्यास करवाना। बच्चों को क्या करना है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या करना है, ज्ञान करवाना है, उसका बच्चों को क्या करना है, प्रैक्टिस भी करवाना है, उसका अभ्यास भी करवाना है, ताकि बच्चे घर के आसपास जो भी छोटी मोटी घटनाएं घटती है तो उसे क्या कर सके, खुद से ही ठीक करने का प्रयास करे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है। इसमें सबसे पहला का पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा परिवार एवं समाज में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाजों एवं आदतों के महत्व के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करता है। यह आपका पहला पॉइंट हो गया महत्व का। दूसरा आपका क्या पॉइंट्स है, नित्य के जीवन में स्वास्थ्य परक एवं अच्छी आदतें डालने के रुझान को क्या करता है, उत्साहित करता है। यानी आपका जो प्रतिदिन के जो जीवन में स्वास्थ्य परक एवं अच्छी आदतें होता है उसके प्रति क्या करता है, ये उत्साहित करता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व काफ़ी है जीवन में, क्योंकि इसके बिना हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, किसी को जागरूक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जानकारी इसके प्राप्त करें और लोगों को हमेशा जागरूक करने का भी प्रयास करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के साथ जुड़ी जानकारी एवं उनके क्षेत्रों के बारे में बतानी एवं शिक्षित करनी है। यानी विद्यार्थियों को क्या करना है, स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी देना है और उससे जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है उसके बारे में क्या करना है, बच्चों को शिक्षित करना है। इस तरह उन्हें निजी एवं सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर बनाने एवं उसे निपटने के लिए क्या करना है, समर्थ बनाना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है जनसाधारण को मानव शरीर की बुनियादी प्रणालियों एवं कार्य से क्या करना है, अवगत कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसाधारण को सामाजिक जीवन एवं पारिवारिक जिंदगी के स्वभाव संबंधित गहरा ज्ञान प्रदान करना है। नेक्स्ट का पॉइंट है जनसाधारण को पारिवारिक नियंत्रण का ध्यान रखने की हिदायत देकर उनके अंदर जिम्मेदारी एवं आपसी सहयोग की भावना को क्या करना है, विकसित करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सातवां अंगहीनों एवं लाचारों को शिक्षा में योगदान देती है और उन्हें उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रति क्या करना है, बच्चों को उत्साहित करना है। यानी कि दिव्यांग बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को, दृष्टिहीन बच्चों को क्या करना है, हमेशा इसके प्रति जागरूक करना है ताकि वो बच्चा अपनी सारी सुविधाओं क्या कर सके, सरकार से ले सके और उसका अपने जीवन में उसका प्रयोग भी कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पोषण एवं संतुलित भोजन या आहार की समझ। क्या पॉइंट आपका, पोषण एवं संतुलित भोजन या आहार की समझ। तो सबसे पहले हम बात कर देंगे इसमें कि आहार क्या होता है। आहार या भोजन एक ही होता है। तो मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है आहार कहलाता है। यानी कि मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ भोजन जो मानव का क्या करता है, पोषण करता है, वो क्या कहलाता है, आपका आहार कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आहार को व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहा जाता है। आहार को व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना ग्रहण करता है वह भोजन की मात्रा उस व्यक्ति का आहार कहलाता है। यानी कि इंसान जब खाने के लिए बैठता है एक बार में और जितना ग्रहण करता है, जितना खाता है, वह क्या कहलाता है, वो व्यक्ति का आहार कहलाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसी में आहार व ठोस अथवा तरल पदार्थ है। आहार व ठोस अथवा तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की एकता हेतु, संवेगात्मक तृप्ति, सुरक्षा, प्रेम आदि हेतु क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इंसान को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से क्या होना है, अच्छा होना है। इसके लिए क्या आवश्यक है, आहार काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है आहार का उद्देश्य क्या होता है। आहार का उद्देश्य क्या होता है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है स्थूल शरीर को शक्तिमान बनाना, शरीर में बल की वृद्धि करना, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, शरीर का पोषण करना,
शरीर, मन एवं आत्मा का क्या करना, संरक्षण करना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, और सातवां क्या आपका है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना। तो ये क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स आपके आहार का उद्देश्य हो गए। इसमें 2 पॉइंट्स और भी है, स्वास्थ्य के लिए हितकर एवं कल्याणकारी होना, थकान एवं भूख मिटाने वाला हो। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपके उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संतुलित भोजन। क्या पॉइंट्स आपका, संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्वों पर्याप्त मात्रा में हो और पोषक तत्वों के लिए एक छोटा सा भाग आरक्षित हो। यानी जो आपका संतुलित आहार होता है, कैसा आहार होता है जिसमें क्या होता है, निश्चित मात्रा में बहुत सारे खाद्य पदार्थ क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं, जैसे आपका कैलोरी हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गया, और वैकल्पिक पोषक तत्व भी उसमें क्या होते हैं, शामिल रहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संतुलित आहार अनेक रोगों और संक्रमण को रोकने के लिए सहायक होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह मनुष्य के मानसिक क्षमताओं और स्मरण शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। जो आपका संतुलित आहार है कैसा आहार है, इससे क्या होता है, व्यक्ति हमेशा पोषक तत्वों में क्या होता है, हमेशा अच्छा रहता है और हमेशा बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए क्या होता है, हमेशा स्मरण शक्ति में क्या होता है, इसका वृद्धि भी होते रहता है। नेक्स्ट का पॉइंट है संतुलित आहार आयु और लंबाई के मुताबिक उचित शारीरिक वजन को बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। आगे हम देखते हैं पोषक तत्व। आगे क्या हम लोग का पॉइंट्स, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व वह रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी जीव के पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करता है। यानी जो आपका पोषक तत्व कैसा रसायन है जिससे क्या होता है, आपकी आवश्यकता किसी जीव के पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को क्या करता है, समृद्ध करता है। यानी आप वैसा भोजन लेते हैं जो पोषक तत्वों से भरा होता है, उससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी अच्छा दिखता है और हमेशा स्वास्थ्य कैसा बनाता है, अच्छा बना रहता है। तो पोषक तत्व काफ़ी जरूरी है किसी भी इंसान को, और हमेशा हम लोग को बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए भोजन के रूप में, ताकि हम लोग का पोषक तत्व क्या है, क्या हो, अच्छा रहे। नेक्स्ट का पॉइंट है यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करता है। यानी जो आपका पोषक तत्व है क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है और मरम्मत भी उसका करता है। यह शरीर को ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करता है और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होता है। यानी जो पोषक तत्वों द्वारा जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जो ऊष्मा मिलता है, वो क्या आता है, वो काफ़ी रहता है शरीर को चलाने के लिए। तो पोषक तत्व काफ़ी जरूरी है एक शरीर में। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है प्रोटीन। क्या पॉइंट हम लोग का, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। जो प्रोटीन आपका है वो शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। प्रोटीन से मांसपेशियों एवं इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है और हमारे शरीर का 18 से 20% भार प्रोटीन के कारण ही होता है। यही नहीं, प्रोटीन हृदय एवं फेफड़े के ऊतकों को भी क्या करता है, स्वस्थ रखता है। प्रोटीन क्या करता है, हम लोग के शरीर के जो हृदय है और फेफड़ा है उसे क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है प्रोटीन शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है। शरीर से टॉक्सिन को बाहर भी निकालता है। यानी जो आपका प्रोटीन है क्या करता है, एक तो पहले कार्य करने में मदद करता है, दूसरा क्या आपको जो भी शरीर के टॉक्सिन पदार्थ है उसे क्या करता है, बाहर निकालने में भी प्रोटीन मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है संक्रामक रोग की समझ एवं उनकी रोकथाम। संक्रामक रोग की समझ एवं उनकी रोकथाम। सबसे पहले बात करेंगे संक्रामक रोग क्या होता है। तो संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं। यानी कि वैसा रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है या फिर एक जीव से दूसरे जीव में फैलता है वो क्या कहलाता है, आपका संक्रामक रोग कहलाता है। इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट, वायरस, बैक्टीरिया आदि से माध्यम से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलकर संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप मलेरिया हो सकता है, आपका टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, डेंगू, कालरा, इबोला वायरस डिजीज, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। तो ये सब जो भी नाम है ये सब आपके कैसे नाम है, संक्रामक रोग की नाम है। ये सब क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में क्या होता है, फैलता है। आगे देखते हैं हम लोग इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। संक्रामक रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सामान्य रूप से आपको कमजोरी महसूस होगा और आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में आपको दर्द होगा, शरीर के तापमान में वृद्धि होगी, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों और जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा और आपको दस्त भी होगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब संक्रामक रोग की लक्षण हो गए।
ये सब आपको जो भी मतलब अगर इस तरह का हो रहा है तो आप क्या है, संक्रामक रोग की चपेट में आ चुके हैं। तो ये सब उनकी पहचान हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, पहचान में ही आपका उल्टी हो गया, खांसी हो गया, त्वचा के चकत्ते हो गए और गले में खराश हो गया। तो इन सारी चीज़ें अगर आपको हो रही है तो आप क्या हो गए, संक्रामक रोग से ग्रसित हो चुके हैं। तो आप जल्द डॉक्टर से मिले और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसे जल्द से जल्द इलाज करके ठीक करने का भी प्रयास करें। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, संक्रामक रोग की विशेषताएं क्या होती है। संक्रामक रोग की विशेषताएं को देख ले तो यह एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है। जो आपका संक्रामक रोग होता है क्या होता है, एक से दूसरे में जल्दी से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जीवाणु होते हैं जो एक ही रोग का संक्रमण करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लगभग सभी संक्रामक रोगों की एक निश्चित अवधि होती है, परंतु कुछ संक्रामक रोग व्यक्ति के पूरे जीवन में एक ही बार होते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी विशेषताएं हो गए। नेक्स्ट आपका है, संक्रामक रोग की रोकथाम कैसे करना है। यानी अगर आप संक्रामक रोग से चपेट में आ चुके हैं तो उसका रोकथाम कैसे करेंगे या फिर कैसे बच्चों को जागरूक करना है इससे बचने के लिए। तो आपका सबसे पहला पॉइंट्स है, अपने हाथों को साबुन या हैंड सैनिटाइजर से धोना चाहिए। यानी अपने हाथ को क्या करें, आप साबुन से धोएं या फिर हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। नेक्स्ट का पॉइंट क्या है, नियमित साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें। निजी वस्तुओं कहने का मतलब कि रेजर हो गया, आपका तौलिया हो गया, ब्रश हो गया, रुमाल हो गया और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, साझा नहीं करना है, किसी को देना नहीं है, सिर्फ अपने यूज के लिए रखना है। नेक्स्ट का पॉइंट है, खांसते एवं छींकते समय सावधानी रखें। यौन संबंध सुरक्षित रखें। अगर पशु प्रेमी है तो सावधान बरतें, क्योंकि पशु से भी क्या होता है, संक्रामक रोग फैलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, स्वच्छ जल एवं भोजन करें, यानी साफ़ सुथरा पानी पिए, साफ़ सुथरा खाना खाएं। विद्यालय में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए क्या करना है, जागरूकता भी फैलाना है। डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा जो हम लोग का पेपर है S5, उसके इकाई 5 को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्यालय के बारे में पढ़ना है। तो S5 पेपर में आपको 5 इकाई पढ़ने हैं। तो इकाई 4 तक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, यह वीडियो इकाई 5 का है। अगर आप लोगों ने इकाई 4 तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो डाला जा चुका है। ये आपका आखिरी इकाई है, इकाई 5। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे विद्यालय का भौतिक वातावरण क्या होता है। तो विद्यालय का भौतिक वातावरण का संबंध विद्यालय के उस सारे वातावरण से जुड़ा है जिसके अंतर्गत केवल सुरक्षित एवं स्वस्थ सुविधाएं ही नहीं बल्कि अध्ययन, खेल, छात्र, अध्यापक संबंध भी शामिल है। यानी जो आपका भौतिक वातावरण होता है विद्यालय का, उसमें सिर्फ आपका सुरक्षित एवं स्वस्थ सुविधाएं ही नहीं बल्कि अध्ययन, खेल, छात्र, अध्यापक एवं संबंध भी इसका क्या है, शामिल होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, विद्यालय वातावरण से तात्पर्य क्या है। विद्यालय वातावरण से तात्पर्य है विद्यालय के कक्षा कमरे, भवन, आस पड़ोस, क्रीड़ा स्थल, बैठने का प्रबंधन, वायु एवं फ्रेश पेयजल, एकल कार्यक्रम एवं समय सारणी तथा कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियां से है। यानी जो आपका विद्यालय का वातावरण से उसका क्या तात्पर्य है, विद्यालय के कक्षा कमरे, भवन, आस पड़ोस, क्रीड़ा स्थल, बैठने का प्रबंधन, वायु एवं फ्रेश पेयजल, एकल कार्यक्रम, समय सारणी एवं कार्य करने की अनुकूलन से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट का पॉइंट है, विद्यालय का वातावरण बच्चों के सामाजिक और संवेगात्मक समायोजन में सहायता करता है। जो आपका विद्यालय का जो वातावरण होता है बच्चों क्या करता है, सामाजिक रूप से एवं संवेगात्मक रूप से क्या करता है, मदद करता है। उनके सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है, उत्प्रेरणा देता है और उनके स्वास्थ्य की वृद्धि एवं सुरक्षा करता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, इसके अंतर्गत विद्यालय की स्थिति, विद्यालय भवन, खेल का मैदान, शैक्षिक उपकरण, पेयजल, शौचालय, साज सज्जा तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था आती है। इसके लिए उपयुक्त स्थान, भूमि तथा वातावरण आदि की ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी जब भी कभी विद्यालय की स्थापना हो तो वहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को उपयुक्त स्थान को ढूंढना है, वातावरण वहाँ पे शांत रहना चाहिए, तभी वहाँ पे विद्यालय का स्थापना करना है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब विद्यालय का वातावरण अच्छा रहेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो बच्चा अच्छा चीज़ों को सीखेगा। और विद्यालय का वातावरण सही नहीं रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे गलत चीज़ों को भी सीख जाएगा। तो कभी विद्यालय के आस पड़ोस में क्या करना है, हमेशा एक अच्छा माहौल बना के रखना है ताकि बच्चे वहाँ से अच्छी चीज़ों को सीखें। तो आगे हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई। तो व्यक्तिगत स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सफाई एवं स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें यदि बचपन में ही खेल खेल में सिखाई जाए तो बच्चे इसे सदैव याद रखते हैं एवं उनके नियम से पालन भी करते हैं। और छोटे बच्चे को खेल खेल के माध्यम से ही उसे हम लोग स्वस्थ रहने के लिए एवं साफ सफाई के लिए क्या करें बताए तो बच्चा क्या कर सकता है, उसे जल्दी ही सीख जाएगा और हमेशा अपने जीवन में उसका प्रयोग करेगा। क्योंकि जो बच्चा का जो काल होता है 5 से 6 वर्ष जो आयु होती है क्या होती है, वो सीखने के लिए बुनियादी आयु होती है। उसमें बच्चा जल्दी से सीखता है और उसे काफ़ी दिनों तक हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, छोटे बच्चों को 5 से 6 वर्ष की आयु तक ही क्या करना है, बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए एवं साफ सफाई के लिए क्या करना है, उसे जागरूक कर देना है, उसे हमेशा इसके लिए तत्पर रखना है ताकि बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे एवं साफ सफाई पर ध्यान दे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखना, हाथों की स्वच्छता, नाखूनों की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता आदि सम्मिलित है। यानी जो आपको क्या करना है इसमें अपने आप को यानी कि अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, हाथों की स्वच्छता पे ध्यान देना है, नाखूनों की स्वस्थ रखना है, बालों पे कपड़ों पे क्या करना है काफ़ी ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये सब अगर आपके स्वस्थ रहेंगे तो आप खुद मतलब एक स्वस्थ रहेंगे और हमेशा अच्छे महसूस करेंगे, अपने आप को एक अच्छा मतलब व्यक्ति के रूप में अपने आप को समाज में एक स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं या फिर हमेशा करेंगे। तो अपने आप को कैसे रखना है, आपको साफ सुथरा रखना है ताकि आप एक समाज में एक अच्छे नागरिक की पहचान बना सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यक्ति को शुद्ध जल, शुद्ध वायु, संतुलित आहार आदि पर ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो क्या करना होगा, उसे शुद्ध जल, शुद्ध वायु, संतुलित आहार लेना होगा। नेक्स्ट का पॉइंट है व्यक्ति को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है और हमेशा साफ सुथरा में रहना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है तीसरा, व्यक्ति को बाहरी स्वच्छता के लिए अपने त्वचा, बाल, नाखून, मुंह, दांत, जीभ, आँख, कान, नाक आदि को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए ताकि बीमारी से बच सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्यक्ति को स्वस्थ और स्वच्छ रहने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पांचवा, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज और स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की बीमारी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना तो क्या करना होगा, वही व्यक्ति को एक्सरसाइज करना होगा यानी कि व्यायाम करना होगा। और किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है यानी कि साफ सुथरा रहना है, उसे क्या करना होगा, व्यक्ति को हमेशा उसके लिए क्या करना, जागरूक रहना होगा और हमेशा उससे क्या करना है मतलब परहेज करना है ताकि हम लोग क्या कर सके, बीमारी से बच सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है विद्यालय में मिड डे मील। क्या है हम लोग का पॉइंट्स, विद्यालय में मिड डे मील। तो मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटे आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। जो आपका मिड डे मील है वो क्या है, एक तरह का स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो सरकारी विद्यालय में बच्चों को दोपहर का भोजन प्राप्त होता है ताकि बच्चे क्या कर सके, सही रूप से उसका पोषण हो सके और ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। ये स्कीम काफ़ी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। जो ये आपका स्कीम है मिड डे मील, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और विद्यालय मतलब कि जो भी अपने देश में सरकार में जो भी सरकारी विद्यालय है वो सब में सब क्या है, लागू है मिड डे मील। नेक्स्ट का पॉइंट है मध्याह्न भोजन भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आपका मिड डे मील चलाने के क्या फ़ायदे हैं, नामांकन बढ़ाने के लिए, प्रतिधारण और उपस्थिति में सुधार लाने के लिए एवं बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार करने के लिए जरूरी स्कीम है। नेक्स्ट का पॉइंट है अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और दोपहर तक उन्हें भूखा क्या होता है, उन्हें भूख लग जाता है। अधिकतर बच्चे क्या होता है, सुबह में भूख मतलब खाना खा के नहीं आते हैं तो उसे दोपहर तक क्या होता है, भूख लग जाता है, जिससे क्या करते हैं वो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। तो वैसे बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को मिड डे मील में भोजन के देना होता है ताकि बच्चे भोजन करें और फिर से विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करें। नेक्स्ट इसी में है जिससे उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी कि जब बच्चे भूखे हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं। तो यही सब को देखते हुए 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया, मिड डे मील का शुभारंभ किया गया भारत देश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड डे मील का उद्देश्य क्या है।
बच्चों का क्या हो, बेहतर विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सके, छात्रों को पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिले, नामांकन में वृद्धि लाना हो तो मिड डे मील काफ़ी ज़रूरी है, बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करें, रोके रखना। नेक्स्ट है छठा आपका, बिना किसी भेदभाव के साथ भोजन करने से भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न होता है, जातिगत भाव क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, मिड डे मील स्कीम एक सुविचारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन कम से कम एक पोषण की दृष्टि से पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। जो आपका मिड डे मील है उसका क्या उद्देश्य है, वंचित बच्चों को प्रतिदिन कम से कम एक पोषण की दृष्टि से पर्याप्त भोजन क्या करना है, उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है मिड डे मील की विशेषताएं। क्या पॉइंट हम लोग का, मिड डे मील की विशेषताएं क्या है, तो मिड डे मील योजना का मकसद बच्चों को पोषण भरा खाना देना है ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। ये आपका पहला पॉइंट है मिड डे मील का विशेषता के रूप में। दूसरा आपका है गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चे को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 450 ग्राम और प्रोटीन कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्वास्थ्य अभिलेख। क्या है पॉइंट हम लोग का, स्वास्थ्य अभिलेख यानी कि या फिर मेडिकल रिपोर्ट, दोनों एक ही होता है। तो मेडिकल रिकॉर्ड में किसी भी बच्चे या इंसान की नाम, जन्म तिथि, मेडिकल टेस्ट, इलाज, दवा और स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर द्वारा की गई टिप्पणी का क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है। जो आपका मेडिकल रिपोर्ट होता है या फिर स्वास्थ्य अभिलेख होता है उसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे का नाम होता है, जन्म तिथि शामिल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसका इलाज के बारे में जो भी होता है वो भी उसमें शामिल रहता है, दवा और स्वास्थ्य के बारे में क्या होता है उसमें डॉक्टर द्वारा जो भी टिप्पणी किया गया वो भी लिखा रहता है। तो क्या कहलाता है आपका, मेडिकल रिपोर्ट कहलाता है, स्वास्थ्य अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है हम लोगों का स्वास्थ्य अभिलेख का तात्पर्य छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संग्रह से है, जिसमें छात्रों की शारीरिक क्षमता, आयु, वजन, फिटनेस, रक्त समूह आदि की जानकारी निहित होती है। जो आपका स्वास्थ्य अभिलेख होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का आयु, वजन, उसका शारीरिक क्षमता, फिटनेस, रक्त समूह आदि का तो उसमें शामिल रहता है। विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेखों में छात्रों के चिकित्सीय इतिहास, शारीरिक परीक्षाएं, स्क्रीनिंग परिणाम तथा आपातकालीन सूचनाएं क्या होता है उसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्वास्थ्य अभिलेखों को छात्रों के शिक्षण काल के दौरान रखा जाता है। जब बालक का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर होता है तो अभिलेखों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी किसी भी विद्यालय में बच्चे जब एंट्री लेते हैं तो उसका क्या होता है, उसका एक टेस्ट के रूप में हम लोग रखते हैं मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन जब बच्चा वो स्कूल को छोड़ के जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उस रिपोर्ट को उसे सौंप देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्वास्थ्य अभिलेख के उद्देश्य क्या है। क्या है हम लोग का पॉइंट, स्वास्थ्य अभिलेखों के उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के स्वास्थ्य को वास्तविक जानकारी रखने के लिए, छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी रखना है तो हमें क्या करना होगा, स्वास्थ्य अभिलेख बनाना होगा। मेडिकल शोध करने के लिए, किसी प्रकार की गंभीर क्षति होने पर उसके उपचार में क्या कर सके, सहयोग कर सके। पारा मेडिकल या डेंटल शिक्षा होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या आपका, कुपोषित या बीमार छात्रों की पहचान करने हेतु उपाय करना है। स्वास्थ्य अभिलेख का उद्देश्य क्या है, कुपोषित या बीमार बच्चों को क्या करना, पहचान करना है और उसे सही ट्रीटमेंट देकर ठीक करने का भी प्रयास करना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है हेल्थ कार्ड क्या होता है। इसके तहत आपको एक डिजिटल कार्ड मिलेगा जिसे लेकर आप देश के किसी भी कोने से अपना इलाज करवा सकते हैं। जो आपका हेल्थ कार्ड होता है कैसा होता है, डिजिटल होता है, एक तरह का डिजिटल कार्ड की तरह होता है, जिसे लेकर आप क्या कर सकते हैं, भारत के किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, भारत के किसी भी अस्पताल में क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं मुफ्त में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह हेल्थ केयर की सुविधा हर भारतीय के लिए शुरू की गई है। ये जो आपका सुविधा है हेल्थ कार्ड का, ये प्रत्येक भारतीयों के लिए लागू है, जागरूक है, प्रत्येक भारतीय इसे बना सकता है, उसका यूज कर सकता है। इस डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत आपको एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसे इस्तेमाल कर आप देश के किसी भी हिस्से से अपनी इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है हेल्थ कार्ड विद्यालय स्तर पर छात्रों के रोगों से बचाव हेतु एवं उनके वैक्सीनेशन हेतु बनाया जाता है। इसी के आधार पर छात्रों के समय समय पर रोगों से बचाव के लिए टीके, जांच, औषधियाँ का सुविधा या फिर व्यवस्था किया जाता है। जो आपका हेल्थ कार्ड होता है उसके द्वारा क्या होता है, बच्चों का जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है छोटे बच्चे का, उससे हम लोग क्या करते हैं, मुहैया कराते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए क्या करना होगा या फिर कैसे करेंगे। तो विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता का आयोजन कर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है,
स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या करना है, उत्पन्न करना है बच्चों के अंदर, ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे। नेक्स्ट का पॉइंट है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने से रोगों से बच सकते हैं। अगर आप लोग या हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग रोगों से बच सकते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हम लोग को नहीं होगा। नेक्स्ट का पॉइंट है प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षकों का हेल्थ कार्ड या फिर हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में क्या करें, नामित करें। प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षक को क्या करें, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में क्या करें, नामित करें, जिन्हें स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एवं रोगों को रोकथाम के लिए क्या करना होगा, प्रशिक्षण किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हर हफ्ते 1 घंटे रोचक गतिविधि के माध्यम से सत्र को आयोजित करें। यानी किसी विद्यालय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना तो क्या करना होगा, हमें 2 शिक्षकों को चयन करना होगा, जिसमें से क्या करना है, आपको दोनों शिक्षकों को क्या करना है, पहले प्रशिक्षण देना है, ताकि वो दूसरों को क्या कर सके, प्रशिक्षित कर सके कि कैसे बीमारी से बचना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, कैसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। तो फिजिकल टीचर का होना काफ़ी जरूरी है विद्यालय में, ताकि वो बच्चों को सही ज्ञान दे सके, सही दिशा में उसे लाने का प्रयास कर सके। तो ये थे आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S5 के इकाई 5 को हम लोगों ने देखा। अगर इकाई 4 तक अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ये आपका इकाई 5 का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।